तो ये ऑप्टिक्स क्या है इस यात्रा के बाद अब? इस विजिट की कोई खास उपलब्धियां नहीं है हिंदुस्तान के लिए, जहां पे कोई दुनिया मतलब यूनाइटेड स्टेट्स को छोड़ के और या शायद जर्मनी को छोड़ के किसी भी मुल्क का बड़ा नेता वहां जाने के लिए तैयार नहीं है, वहां नेतन्याहू से मिलने के लिए तैयार नहीं है। हुँ, भारत का प्रधानमंत्री अगर वहां पे जाए हुँ। और मोदी जिस तरह से वहां पे पेश आए कि हम पूरी तरह से आपके साथ खड़े हुए हैं, तो ये बहुत ही डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से नेतन्याहू के लिए इम्पोर्टेंट था। सोशल मीडिया पे तो बड़ी जय-जयकार हो रही है, तारीफ हो रही है कि नरेंद्र मोदी और भारत के लिए तो भारत जो एक हिंदुत्व राज्य बन रहा है, उसके लिए तो मॉडल स्टेट है इज़राइल, तो उनको क्या परवाह है? हिंदुस्तान की साख, हिंदुस्तान की रेपुटेशन का सवाल है कि आप जाके एक अंतर्राष्ट्रीय मुजरिम से गले मिल रहे हैं। नेतन्याहू की हालत ये है कि अगर 100 से अधिक देशों में अगर वो प्रवेश करते हैं जो उस कोर्ट के सदस्य हैं, तो वो गिरफ्तार हो सकते हैं। ये तो हुँ। अब की बार नेतन्याहू सरकार जैसे परफॉर्मेंस मोदी साहब ने दिया। तो अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए नैतिकता को आप ताक में रख दीजिए, तो इसमें क्या हर्ज है अगर नेतन्याहू के ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप तक पहुँच रहे हैं मोदी जी? तो यूँ समझिए कि अगर आप नेतन्याहू के ज़रिए जाएँगे, तो कीमत जो है ट्रंप भी अदा करेगा, नेतन्याहू भी अदा करेगा। चाहिए ये कि हिंदुस्तान दूसरे देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करे, जैसे मोदी साहब ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपीय यूनियन के साथ किया, अच्छी बात है। और देशों के साथ बात चल रही है। उस दिशा में जाके हिंदुस्तान को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा बजाय इसके। ये एमओयूज़ जो साइन हुए हैं, इसमें अगर एक सरसरी निगाह डाली जाए, इस एमओयू में तो उस तरह की भी कोई चीज़, कोई डिफेंस का हिस्सा नज़र नहीं आता? हिंदुस्तान ने कमिट किया है कि अगले 5 साल में 50,000 हिंदुस्तान के मज़दूर वहाँ भेजे जाएँगे। हिंदुस्तान के लिए बहुत ख़राब है, क्योंकि आप एक ऐसे सिचुएशन में अपने नागरिकों को भेज रहे हैं, अपने मज़दूरों को भेज रहे हैं, जो एकदम अस्थिर सिचुएशन है। ये क्या पॉलिसी है कि आप अपने लोगों को एक ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ पे इज़राइल को आप और आसान रास्ता एक तरह से बनाने की मदद कर रहे हैं, जहाँ पे वो फ़िलिस्तीनी को के साथ और नाइंसाफ़ी करें। तो एक बनावटी मेडल जो है आपके पीठ पे रखा जाता है, आपको आपके दिल को बहलाने के लिए। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। नरेंद्र मोदी सरकार को अब लगभग 12 साल पूरे होने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी को और उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, जो नई खबर है वो ये कि इजराइल दौरा मोदी जी का समाप्त हो चुका है और इस इजराइल दौरे को जो चाटुकार मीडिया है, दरबारी मीडिया है, उसने इसको इस तरह से एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पे पेश किया है। लेकिन पूरी दुनिया में इसकी जिस तरह से निंदा हो रही है, खासकर उन लोगों के, उस दुनिया में हम देखें जिस दुनिया में अभी भी सिद्धांत और नैतिकता की बात होती है। आप सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में युद्ध जो हैं वो उनके जुर्म में, यानी वॉर क्राइम्स में जिस व्यक्ति पर मुकदमा चल रहा हो, जिस व्यक्ति पर इस बात का आरोप हो कि उसने 70,000 से ज़्यादा मासूम बच्चे, औरतें और इसके अलावा जो फ़िलिस्तीनी हैं उनको उनके सरेआम हत्या कर दी हो, उन लोगों पे जो आरोप लग रहे हैं, और मैं कह रही हूँ कि उस व्यक्ति के साथ इतना बढ़ चढ़ कर मोदी जी जो मुलाकात कर रहे हैं, और ख़ासकर ऐसा लगा कि मोदी जी इज़राइल नहीं गए, यूनाइटेड स्टेट्स चले गए, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, दुनिया का सबसे बड़ा जो मुल्क है, सबसे बड़ी फाइनेंशियल और मिलिट्री पावर, ऐसा लगता है उसके नेता से मिल रहे थे। यहाँ पर तमाम तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि एक बड़ा देश, दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक, जिसका नाम है भारत देश, उसका नेता इस तरह से मिला जैसे कि वो छोटा देश है और जो इजराइल है वो बड़ा देश है। अब तमाम तरह के जो जानकार हैं, खासकर द वायर के सिद्धार्थ वरदराजन, वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचने के लिए एक इजराइल को एक तरह से एक पुल के तौर पर इस्तेमाल करने की, नेतन्याहू को एक पुल के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं, जब से जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद जो युद्ध विराम हुआ, डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपमानित करने की कोशिश करते हैं नरेंद्र मोदी को और कहते हैं कि ये युद्ध विराम मैंने किया, मैंने कराया, यानी कि उन्होंने डिक्टेट किया, उन्होंने आदेश दिया कि आपको अब जंग खत्म करनी होगी पाकिस्तान के साथ, और मोदी जी कभी इस बारे में कुछ कह ही नहीं पाते हैं। इसके अलावा लगातार जो ये पूरी टैरिफ की जो जंग चल रही है, उसमें भी जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। तो तमाम तरह से आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है कि इसलिए किया जा रहा है, लेकिन क्या फिर भी इस लिहाज से अगर देखा जाए, इस पूरा जो जो ट्रिप है उसका ऑप्टिक्स देखिए, तस्वीरें आप ये देखिए कि इसमें वीडियोस भी जारी किए जा रहे हैं, इसमें सेल्फीज भी जारी की जा रही हैं, और ऐसा लगता है कि दो नेताओं की ये कोई आपसी निजी एक तरह की बैठक है
जिसको दिखाया जा रहा है, दो देशों के नेताओं के बीच नहीं, दो देशों के बीच नहीं, बल्कि उन दोनों के बीच। अब ये है फिलहाल भगवा रंग का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए देखिए नेतन्याहू की पत्नी ने वो कोट पहन लिया। इसके अलावा किस तरह से जो खाने का इंतज़ाम हुआ, ये आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर, दरबारी मीडिया के लोग बाकायदा किचन में पहुँच गए वहाँ पर, और इस सब के ज़रिए क्योंकि सब्सटेंस नहीं है, कुछ बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, सामने रखने के लिए कोई चीज़ कॉन्क्रीट नहीं है, तो सिर्फ इसलिए इसको तथाकथित सिर्फ तस्वीरें यानी ऑप्टिक्स जिसको कहा जाता है, सिर्फ तस्वीरें और वीडियोस के जरिए इस पूरे विजिट को बड़ा दिखाने की कोशिश हो रही है। इस विजिट के कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर मैं बातचीत करूंगी और सिद्धार्थ वरदराजन के साथ, और आपको ये बताऊंगी कि क्या इसको अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के हिसाब से, राजनयिक रिश्तों के हिसाब से, नरेंद्र मोदी के जो अब 12 साल वो पूरे कर रहे हैं सत्ता में, यानी वो सोचिए आपके एक ऐसा देश का नेता जो अपने को खुद विश्व गुरु कहता है, वो विश्व गुरु जाके एक छोटे से और एक ऐसे देश और नेता के साथ जिसको पूरी दुनिया में एक तरह से कहा जा रहा है वो डिसग्रेस्ड हो चुका है, जिसके साथ दुनिया के बड़े बड़े नेता ना मिलना चाहते हैं, ना तस्वीर खिंचाना चाहते हैं, ना उसके साथ पब्लिकली कोई बातचीत करना चाहते हैं। पूरी पश्चिमी दुनिया में जो आम राय है, जो पब्लिक ओपिनियन है, वो बदल चुका है पूरे तरीके से। वो व्यक्ति खुद जो एक तरह की चुनावी कैंपेन के लिए नरेंद्र मोदी को इस्तेमाल कर रहा है, और नरेंद्र मोदी इस्तेमाल हो जाना चाहते हैं। क्या वजह है इसकी, किस तरह से इसको देखा जाए, आइए बातचीत करते हैं। और इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ द वायर के सिद्धार्थ वरदराजन इस वक्त मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार भी हैं। सिद्धार्थ, मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, आपने लाइव ब्रॉडकास्ट भी द वायर पर किया जिसमें देखा मोदी जी बोले, नेतन्याहू बोले, और तमाम जो तस्वीर थी और पूरी सूरत हाल ऐसा लग रहा था कि ये दो देशों के बीच नहीं, दो नेताओं के बीच। ऐसा लगता था कि भारत नरेंद्र मोदी के लिए और इजराइल जो है वो नेतन्याहू के लिए, उनकी कोई अपनी जागीर है, उनकी कोई बापौती है। इसको अगर इसका एक टीवी का बड़ा ही लोकप्रिय टर्म है कि इसके ऑप्टिक्स से अगर शुरुआत करूं मैं आपसे, तो ये ऑप्टिक्स क्या है इस यात्रा के बाद? अब ऑप्टिक्स तो मुझे बेहद खराब लग रहे हैं, और ये विजिट अब खत्म हो चुका है, और ये अब एक तरह से स्पष्ट हो चुका है कि इस विजिट की कोई खास उपलब्धियां नहीं है हिंदुस्तान के लिए। ज्यादा मुझे लगता है कि ये नेतन्याहू साहब चाहते थे कि मोदी साहब विजिट करें और एक बहुत बड़ा एक थिएट्रिकल परफॉर्मेंस के तौर पे इसको पेश किया जाए, क्योंकि अगर हम इजराइल के अंदरूनी सियासत को देखें, अगर हम इजराइल की दुनिया मतलब ग्लोबल लेवल पे जो आज रेपुटेशन कीचड़ में है, जहाँ पे कोई दुनिया मतलब यूनाइटेड स्टेट्स को छोड़ के और या शायद जर्मनी को छोड़ के किसी भी मुल्क का बड़ा नेता वहां जाने के लिए तैयार नहीं है, वहां नेतन्याहू से मिलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि मोदी साहब के बाद अगला जो सो कॉल्ड वीवीआईपी इजराइल पहुंचने वाले हैं वो सोमाली लैंड, जो एक फिक्शनल कंट्री है, एक ब्रेकअवे कंट्री है जिसको इजराइल ने रिकॉग्नाइज किया। सोमाली लैंड के सदर उनके राष्ट्र वहां के सो कॉल्ड प्रेसिडेंट इजराइल आने वाले हैं। तो ये स्टैंडर्ड है इजराइल के डिप्लोमेसी का, और इस सिचुएशन में भारत का प्रधानमंत्री अगर वहां पे जाए और मोदी जिस तरह से वहां पे पेश आए कि हम पूरी तरह से आपके साथ खड़े हुए हैं, तो ये बहुत ही डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से नेतन्याहू के लिए इंपॉर्टेंट था। तो मेन ऑप्टिक्स जो है उनके लिए था, और बाकी मुझे लगता है कि मोदी साहब जहां कहीं ना कहीं उनकी छवि पिछले 6-8 महीने से खराब हो गई है, जब से ट्रंप ने अपना जो है टैरिफ्स के मामले में या दूसरे मामले में अपना वो बयान देना शुरू मैं किया। उस सवाल पे आती हूँ सिद्धार्थ, मैं उस सवाल पे आती हूँ कि क्या डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचने के लिए एक बीच के पुल का इस्तेमाल किया जा रहा है नेतन्याहू को खासकर। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि बाकी बड़े देशों के तमाम नेता, हो सकता है कारोबार उसी तरह चल रहा हो, रिश्ते चल रहे हों, लेकिन पब्लिकली सार्वजनिक तौर पर नेतन्याहू के साथ मिलने और देखे जाने से बच रहे हैं, कतरा रहे हैं, क्योंकि उन जगहों पर जो पब्लिक ओपिनियन है वो बदल चुका है। यहाँ तक क्लेम किया जा रहा है कि पूरा जो ये फिलिस्तीन के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई और नरसंहार हुआ, इसने पूरी दुनिया को एक तरह से एक नया नैतिक केंद्र दे दिया, और ख़ासकर जो ये वाइट वर्ल्ड जो कहा जाता है या फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता है, वहाँ पे पब्लिक ओपिनियन चेंज हो चुका है। इसीलिए फ़िलिस्तीन को भी बड़ी तादाद में जो ये देश है वो मान्यता देने पे आ गए। लेकिन
अगर टू बी फेयर टू मिस्टर मोदी, अगर उनसे हम थोड़ी हमदर्दी रखें तो उनके देश में तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। जो लोग उनको वोट देते हैं वो तो इजराइल के बहुत बड़े फैन हैं, तो मोदी जी तो ऐसी कोई अलोकप्रियता को मोल नहीं ले रहे हैं, वो तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि उनका तमाम, आप देखिए सोशल मीडिया पे तो बड़ी जय जयकार हो रही है, तारीफ हो रही है कि नरेंद्र मोदी और भारत के लिए, तो भारत जो एक हिंदुत्व राज्य बन रहा है उसके लिए तो मॉडल स्टेट है इजराइल, तो उनको क्या परवाह है? आरफा जी, सवाल लोकप्रियता की नहीं है, मतलब कि लोग इस नीति को पसंद करते हैं, इस विजिट को के लिए तालियां बजा रहे हैं, नहीं बजा रहे हैं। इसमें हिंदुस्तान की साख, हिंदुस्तान की रेपुटेशन का सवाल है कि आप जाके एक अंतर्राष्ट्रीय मुजरिम से गले मिल रहे हैं। ये मत भूलिएगा कि फिलिस्तीन में जो नस्लकुशी हुई है, गाजा में जो नरसंहार हुआ है, 70,000 से अधिक जो है लोगों का कत्ल किया गया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये एक नस्लकुशी का या नरसंहार का मामला है। इसमें तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसके 100 मुल्क से ज्यादा इस कोर्ट के सदस्य हैं, हिंदुस्तान नहीं है वो ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मान्यता रखता है कि उस कोर्ट से एक इंडाइटमेंट निकला है। और नेतन्याहू की हालत ये है कि अगर 100 से अधिक देशों में अगर वो प्रवेश करते हैं जो उस कोर्ट के सदस्य हैं, तो वो गिरफ्तार हो सकते हैं। आप ऐसे सज्जन से जाके, ऐसे दुर्जन से जाके आप गले मिल रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका सदस्य हिंदुस्तान भी है, आईसीजे ने जेनोसाइड के मामले में जो उनके ऑब्जर्वेशंस हैं वो वाकई चौंकाने वाली थी 1.5 साल पहले। और उसके बाद उन कोर्ट्स की सुनवाई के बाद मार्को रूबियो और जर्मनी के प्रेसिडेंट के अलावा कोई बड़ा नेता वहां पे गया नहीं। ये अलग बात है कि जो आर्थिक या मिलिट्री रिलेशंस अलग अलग देशों ने बना के रखे हुए इजराइल के साथ, वो चल रहे हैं अपनी लेवल पे, लेकिन हर एक नेता जो है वो इस बात से अपने आप को बचाना चाहता है कि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय मुजरिम के साथ मुझे एक फ्रेम में दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि आखिरकार मेरे मेरे देश की छवि का सवाल है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मोदी साहब का वहां जाना और ये मतलब एक तरह से हिंदुस्तान को एम्बेरस करना कि आपने एक ऐसे लीडर के साथ, अच्छा इजराइल के अंदरूनी सियासत भी में भी अगर आप नजर डालें तो ये एक बहुत बटा हुआ समाज है। न सिर्फ एक खाई है यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच, लेकिन यहूदी समाज में भी एक बहुत बड़ा डिवीजन है। एक बहुत बड़ा एक सेक्शन है जो नेतन्याहू के खिलाफ है, जो समझता है कि नेतन्याहू ने इस सारे क्राइसिस का गलत तरीके से इस्तेमाल करके जो जंग है उसको बहुत लंबे अरसे तक चलने दिया वगैरह वगैरह। तो वहां पे जाके आप उस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी इंटरफियर कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 4-5 साल पहले जब मोदी साहब ने अब की बार ट्रंप सरकार का स्लोगन उठाया था, मैं यूएस में वही तो कहना कितनी चाहती बड़ी, कितनी हाँ। ज्यादा आलोचना हुई है। ये तो हम्म, अब की बार नेतन्याहू सरकार जैसे परफॉर्मेंस मोदी साहब ने दिया, तो ये भी मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाता है। हम्म, और हिंदुस्तान की छवि जो ग्लोबल साउथ में जो हम एस्पायर करते हैं कि सारे जो ग्लोबल साउथ के जो देश हैं वो हम लोग कदम से कदम मिलाते हुए एक साथ बढ़ेंगे, तो वहां पे हम्म। भी हिंदुस्तान की जो इमेज है मोदी साहब ने मिट्टी में जाके मिला दी। जी हाँ, तो पूरी पूरी तरीके से चुनावी प्रचार का हिस्सा बन गया, और कुछ ही देर में उन सवालों पर भी आऊंगी कि फिर से ऑप्टिक्स की बात करूंगी। देखिए, मैं तो एक वीडियो जर्नलिस्ट हूँ, हर चीज़ को तस्वीरों में देखती हूँ, मतलब कहानी को तस्वीरों में देखती हूँ कैसे बयान की जा रही है। लेकिन उससे पहले एक ऐसे मुद्दे पर मैं आती हूँ, और मैं उस मुद्दे पर भी आऊंगी कि जो 10 घोषणाएं हुई हैं उसमें वो कितनी महत्वपूर्ण है। कि हो सकता है कि ये सर्टन सेक्शन ये भी कहने की कोशिश करता है कि हमारी डिसलाइकिंग है नेतन्याहू के लिए, इसलिए हम उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी जो हैं वो देश हित में गए हैं, तथाकथित देश हित में उनसे मिल रहे हैं। मुझे बताइए, अब डोनाल्ड ट्रंप के पे आ जाती हूं मैं, कि वाकई अगर डोनाल्ड ट्रंप से और अमेरिका से भारत के रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, अगर नेतन्याहू को एक पुल बनाकर अगर वो गुजरते हैं, तो क्या इसमें क्या हर्ज है? हमारा टैरिफ कम हो जाएगा, भारत के लोगों को इससे बेहतरी आसानी होगी। तो अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए नैतिकता को आप ताक में रख दीजिए, तो इसमें क्या हर्ज है अगर नेतन्याहू के जरिए डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच रहे हैं मोदी जी? मोहतरमा, ऐसा है कि हर एक चीज की कीमत होती है। आप समझौता ट्रंप के साथ डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और आपने कर भी दिया। जो टैरिफ एग्रीमेंट हिंदुस्तान ने एक्सेप्ट किया और जिसके बारे में पहला ऐलान ट्रंप साहब ने दिया, उसके बाद मोदी साहब ने भी इसकी अनाउंसमेंट की, और पार्लियामेंट में जो मोदी साहब के नेता हैं उन्होंने इस एग्रीमेंट की जय जयकार की।
ये अलग बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने उस मोदी इफ ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी पे रोक लगा दिया, तो अब पतली गली से अपने आप को बचाने की कोशिश की जा रही है। और हिंदुस्तान ने कहा कि उस एग्रीमेंट को, जिसकी प्रशंसा पार्लियामेंट में की गई, जिसके बारे में कहा गया कि ये 100% हिंदुस्तान के हित में है, अब उसी अग्रीमेंट को आप दरकिनार करना चाहते हैं, पोस्टपोन करना चाहते हैं। तो ये सच्चाई बताता है कि समझौता आपका, कीमत जो आपने दी वो किस किस्म की थी और कितना भारी पड़ रहा है हिंदुस्तान के लिए। तो यूं समझिए कि अगर आप नेतन्याहू के जरिए जाएंगे तो कीमत जो है ट्रंप भी अदा करेगा, नेतन्याहू भी अदा करेगा। तो ये समझना कि भाई रिश्ता अगर हमारा खराब है, भाई रिश्ता खराब है आपकी वजह से खराब नहीं है। आप रिश्ता खराब हुआ है क्योंकि ट्रंप जो है पूरी दुनिया को एक दिशा में ले जाना चाहता है जहां पे हर कोई देश अमेरिका की बात माने, और अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो आप पे जो है आपको दुश्मन या आपको आपके साथ पनिशमेंट का व्यवहार किया जाएगा। तो चाहिए ये कि हिंदुस्तान दूसरे देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करे, जैसे मोदी साहब ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपीय यूनियन के साथ किया, अच्छी बात है, और देशों के साथ बात चल रही है। उस दिशा में जाके हिंदुस्तान को ज्यादा फायदा मिलेगा, बजाय इसके कि आप घिसी पिटी पटरी पे दोबारा किसी शेडी एक अंतर्राष्ट्रीय मुजरिम के सहारे से आप उस रास्ते में दोबारा जाना चाहते हैं। तो ये भी और लॉजिक कि भाई एक ब्रिज के तौर पे इसको यूज किया जाए, ये भी मुझे लगता है कि बहुत फॉल्टी लॉजिक है, और इससे हिंदुस्तान का नुकसान ही नुकसान होने वाला है। बिल्कुल। और जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं इजराइल के, आइटे मैक, इन्होंने जो लिखा है आर्टिकल, में कमेंट सेक्शन में भी इसको रखूंगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि बहुत ही बैफलिंग और एम्बेरसिंग उन्होंने कहा है, यानी परेशान कर देने वाला और पूरे तरीके से शर्मिंदा कर देने वाला ये दौरा रहा उनका। और ये भी कह रहे हैं कि एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और बहुत बड़े और अजीम मुल्कों में से एक भारत के नेता आए, और कैसे बिल्कुल ऐसा लगा कि एक छोटे से देश का ऐसा कोई नेता आया जिसके कोई मायने ही नहीं है। इसको भी ज़रूर नज़र में रखना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग क्या कह रहे हैं जो खुद इसराइल से जुड़े हुए हैं। अब मैं आ जाती हूँ इस बात पर, ऑप्टिक्स के अलावा और उसकी पॉलिटिक्स के अलावा जो अग्रीमेंट्स हुए हैं, मैं अपने दर्शकों को यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि जो अग्रीमेंट्स की पूरी लिस्ट है, ये MOUs जो साइन हुए हैं, इसमें अगर एक सरसरी निगाह डाली जाए तो ये कहते हैं कि एक तो पहला हुआ है जियो फिजिकल एक्सप्लोरेशन, दूसरा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, और इसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हो रहा है, NPCI इंटरनेशनल और MASAV इजराइल ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UPI। इसके अलावा हो रहा है यानी डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ होराइजन स्कैनिंग। इसके अलावा फिशरीज और एक्वाकल्चर, और IFSCA यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, और इजराइल सिक्योरिटीज़ अथॉरिटी। इसी तरह से मैं आपके सामने और 10 बात गिना सकती हूँ। AI भी है इसमें, इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन है, इसके अलावा प्रेजेंटेशन रिपोर्ट ऑफ 4th इंडिया इजराइल CEO फोरम। इसमें तो ये भी बात नहीं है जो मोदी भक्त हमें बताते हैं कि भाई सबसे बेहतरीन हथियार जो हैं वो इजराइल के पास हैं, और इसलिए हमारा बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, और उससे मुकाबले के लिए चाहे इजराइल की नैतिकता को भी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तो हमें हथियार जो बेहतरीन मिल रहे हैं हमारे हमेशा काम आता है इजराइल। इस MOU में तो उस तरह की भी कोई चीज़, कोई डिफेंस का हिस्सा नज़र नहीं आता। देखिए, बताया ये गया कि जाना इसलिए जरूरी है इस वक्त पे कि मोदी साहब कोई बहुत बड़ा डील करके आएंगे, और स्टोरीज भी एक तरह से गढ़ी गई मीडिया में कि मिसाइल डिफेंस के बड़े अग्रीमेंट्स आने वाले हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में हो, लेकिन ऐसी डील होने के लिए वहां पे मोदी साहब का जाना जरूरी नहीं है। और आप देखिए कि कल इतना मुझे मतलब एम्बैरेसिंग लगा कि विदेश मंत्रालय ने लिस्ट ऑफ आउटकम्स 17 MOU क्या होता है? MOU तो सिर्फ होता है कि भाई दो महकमों के बीच में एक समझौता है कि भाई आने वाले दिनों में हम कुछ कर सकते हैं। इसके लिए भी प्रधानमंत्री का वहां पे होना, मतलब किसी भी सीरियस देश का जो लीडर है वो अपने आप को इस स्तर पर नहीं गिराता। और जो एग्रीमेंट्स हैं, एक एग्रीमेंट हो सकता है कि थोड़ा सा सिग्निफिकेंट है, वो ये कि हिंदुस्तान ने कमिट किया है कि अगले 5 साल में 50,000 हिंदुस्तान के मजदूर वहां भेजे जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये जो है, एक अगर हम कॉन्क्रीट आउटकम निकालें, हिंदुस्तान के लिए बहुत खराब है ये, क्योंकि आप एक ऐसे सिचुएशन में अपने नागरिकों को भेज रहे हैं, अपने मजदूरों को भेज रहे हैं जो एकदम अस्थिर सिचुएशन है। अपार्ट फ्रॉम जो मिलिट्री सिक्योरिटी का जो इशू है, इसके अलावा हम देख चुके हैं कि हिंदुस्तानी
मजदूरों पे नस्लवाद हमले हुए इजराइल के अंदर। और ये क्या पॉलिसी है कि आप अपने लोगों को एक ऐसी जगह भेज रहे हैं जहां पे इजराइल को आप और आसान रास्ता एक तरह से बनाने की कोशिश मदद कर रहे हैं, जहां पे वो फिलिस्तीनी को के साथ और नाइंसाफी करे। तो ये बहुत ही खराब किस्म का एक समझौता है। लेकिन मोटा मोटा मोदी साहब का वहां जाना और एमओयूज के दस्तखत पे वहां पे बैठना, ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। आईटे मैक साहब ने कहा कि ये हिंदुस्तान का मोदी साहब का व्यवहार ये ऐसा था कि किसी छोटा मुल्क जो है किसी बड़े मुल्क के करीब जा चुका है। मैं एक और बात जोड़ूंगा जो शायद मोदी साहब को और उनके समर्थकों को अच्छा नहीं लगेगा। मोदी साहब का अपना व्यवहार, मतलब कि आपने हिंदुस्तान को एक छोटा मुल्क बना दिया, आपने अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह वहां पेश कर दिया। क्योंकि कहा जाता है कि भाई छोटा बच्चा को खुश करने के लिए आप उनको खिलौना दे दो। मोदी साहब एक ऐसे ऐसे व्यक्ति हो गए जो जिनको जहां जहां जाते हैं उनको मेडल चाहिए, उनको तमगा चाहिए। तो एक बनावटी मेडल, ये भी मैक्स साहब ने लिखा, कनेसेट स्पीकर ऑफ द कनेसेट मेडल, जो आज तक किसी ने कभी देखा नहीं सुना नहीं। और हो सकता है कि मोदी साहब को ये तमगा मिलने के बाद किसी और को आइंदा नहीं मिलने वाला है। तो एक बनावटी मेडल जो है आपके आपके पीठ पे रखा जाता है आपको आपके दिल को बहलाने के लिए। मतलब मुझे याद आ रहा है एक और अवार्ड जो मोदी जी को मिला था किसी अरब देश में, और पता चला कि उस अवार्ड का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। एक ज़माने पहले की बात है, उनके पहले कार्यकाल की जो वायर ने उस स्टोरी को ब्रेक किया था। मुझे वही उसी तरह का मेडल ये नज़र आ रहा है। लेकिन मैं आखिरी बात आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से यहाँ तथाकथित जो चाटुकार मीडिया है उसने भी इस पूरे मुद्दे को जिस तरह दिखाया है, नेतन्याहू ने, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने उनको खुश करने की कोशिश की। नेतन्याहू ने बिल्कुल बच्चे की तरह या बड़े की तरह, देखिए, भगवा रंग का इस्तेमाल, यानी उनका जो उनके उनके जो कपड़ों में जो रंग था, उनका जो रुमाल लगा हुआ था उनके कोट में, उससे मिलती हुई कपड़े उनकी वाइफ को पहना दिए गए। नेतन्याहू ने अपनी पत्नी को पहनाए, सारा को। तो ये भी एक तरह से उनको खुश करने की कोशिश हुई। फिर कहा गया कि ये जैकेट जो है, हमें चाटुकार मीडिया ने बताया कि ये जैकेट जो आपने पहन रखा है, आप इसे अभी भी जवाहर कट कहते हैं जैकेट को, या ये मोदी जैकेट बन गई है? अब ये पता ये भी चला है कि मोदी जैकेट, मोदी जैसे कपड़े पहने नेतन्याहू ने उन्हें खुश करने के लिए। देखिए, मीडिया की हालत तो खराब है ही, हम बहुत लंबे अरसे से देख रहे हैं। और इससे शायद एक साल पहले कई हिंदुस्तानी पत्रकारों को इजराइल के दौरे पे ले जाया गया। वहां पे कुछ तस्वीरें वहां से निकली जहां पे वो नेतन्याहू, मतलब कि वो जेनोसाइड के बीच में, जहां पे उस वक्त जब इन पत्रकारों को वहां पे ले जाया गया तो वो बमबारी और जो है कत्लेआम गजा में चल रहा था। और ऐसे वक्त में जो है पत्रकार वहां जाके बड़े खुशी से मिलते हैं कि सर हमारा किताब साइन करो। तो ये शोभा नहीं देता है। ये कह कह के हम लोग थक गए हैं कि भाई हिंदुस्तानी मीडिया का हालत बहुत ही खराब है। तो ये भी एक तरह से एग्जाम्पल है। और मीडिया जो है क्रिटिकली इस विजिट को नहीं देखना चाहता है। मोदी साहब से कोई पूछ नहीं पा रहा है कि भाई आप इस वक्त वहां पे गए क्यों, क्या हासिल करना चाह रहे थे आपने। मतलब आप कहते हैं कि आप इजराइल के बड़े दोस्त हैं, तो दोस्ती का मतलब ये भी है कि एक दोस्त एक दूसरे दोस्त से को सलाह दे कि जनाब जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, इस रास्ते में खून खराबा के अलावा कुछ और नहीं है। मेहरबानी करके एज अ फ्रेंड मैं आपसे कह रहा हूं कि आप फिलिस्तीनी जमीन को छोड़ दीजिए, फिलिस्तीन के लोगों को एक आजाद मुल्क के स्टेटस के साथ रहने दीजिए, इज्जत के साथ। दोस्ती का मतलब ये होता है कि दोस्त एक दोस्ताना सलाह दे। लेकिन ये क्या दोस्ती है जहां पे आप सच्ची बातों से कहने से कतराते हैं। आप वहां पे कनेसेट में आप इतना भी नहीं बोल पाए कि टू स्टेट सोल्यूशन जो जो हिंदुस्तान का पोजीशन है, कम से कम इसको तो आप निभाइए। आपका इजरायली स्टेट ने कमिट किया ओस्लो अकॉर्ड में, अब उससे आप मुकर गए, पीछे हट गए। तो इन चीजों को जो है मोदी ने कंप्लीटली इग्नोर किया और मीडिया में कोई इसकी चर्चा नहीं हुई। सिद्धार्थ, समय मेरे पास, जी हाँ, समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उस वीडियो में जो आपने, जिसका लिंक मैं दूंगी कमेंट सेक्शन में, उसमें आपने ये भी बहुत ही दिल दुखाने वाली बात ये भी कही है कि ऐसा लग रहा था कि एक यहूदी राष्ट्र का नेता मिल रहा है एक हिंदू राष्ट्र के व्यक्ति से, जिसमें वो दिवाली होली का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ईद क्रिसमस इसका कोई जिक्र नहीं है। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो हिंदू समुदाय है, और वो भी वो समुदाय जो उनको वोट देता है, सिर्फ उसकी नुमाइंदगी करने गए थे और बड़ी शान से कह रहे थे कि मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ उन लोगों की शुभ
शुभकामनाएं। जो 1.4 बिलियन पीपल, तो शान तो दिखाते हैं 1.4 बिलियन, लेकिन उसका सिर्फ 40%, 35% जो उन्हें वोट देता है, इससे ज्यादा के नेता नहीं है वो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ वरदराजन। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।